हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज के मेहमान विद नवीदा शेख। आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी मोहम्मद जवाद तारिक। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वेलकम करते हैं मेहमान को और करते हैं वो तमाम सवालात जो हर शहरी जानना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना आज कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सेक्शन 144 से। हम अक्सर देखते हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है रैलीज़ और जलसा होता रहता है और इसमें सेक्शन 144 लगवाया जाता है। एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, ये कब लगाया जाता है और क्यों ज़रूरत आती है इसको लगाने की, ताकि काम शहरी से मुतासिर ना हो? देखिए ये सेक्शन 144 जो है ये बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को बेसिकली एक प्रोविज़न देता है। इसमें सिर्फ प्रोटेस्ट या रैली से रिलेटेड नहीं है, किसी भी ऐसी सिचुएशन को जिसको प्रिवेंट करना ज़रूरी समझा जाए, जिसके होने से कोई सिविल डिसऑर्डर क्रिएट हो, कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाए। पतंगबाज़ी से रिलेटेड भी लगाया जा सकता है कि पतंगबाज़ी ज़्यादा हो रही है सर्दियों के मौसम में, बसंत मनाना शुरू कर दें लोग, या कोई शादियों का सीज़न आ जाए तो हवाई फायरिंग तो खैर वैसे गैर कानूनी है, पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं लोग। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की कोई सिचुएशन होती है जिसमें आपने जैसे कहा रैलीज़ या प्रोटेस्ट होते हैं। तो किसी भी इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कभी क्राइम बढ़ जाता है, कोई इस तरह का थ्रेट आ जाता है कि कोई बाइक राइडर्स के ऊपर पाबंदी लगानी हो, तो मुख्तलिफ़ किस्म की कोई भी सिचुएशन को थोड़ा सा प्रिवेंटिव साइड पे जाने के लिए बेसिकली ये इंतज़ामिया के लिए एक लीगल टूल दिया गया है सही। जिसको मुख्तलिफ टाइम पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सही। उसको किसी भी वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर उसका ऑर्डर करने का ऑथराइज हैं, तो वो किसी भी वक्त इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और कोई भी उसकी ख़ास टाइमिंग रखी जा सकती है, 1 हफ़्ता, 15 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ्स, जो भी वो मुनासिब समझें। तो बेसिकली ये इसकी लीगल स्टैंडिंग है। तो अगर कोई इसकी वायलेशन करता है सेक्शन 144 की, तो क्या कानूनी तरीके से जो है कार्रवाई की जाती है? जी, उसके ऊपर भी जो 144 की ख़िलाफ़ वर्जी होती है उसके ऊपर एक तो सेक्शन 188 है पीपीसी का, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। और उसके अलावा बाज़ इस तरह के सेक्शंस भी लगे होते हैं जिसमें और भी कोई लीगल वायलेशन होती है तो उस पर भी फर्दर क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती है। सही। तो सर हम अक्सर देखते हैं कि जब ये वायलेंट मॉब से निपटने का टाइम आता है या रैलीज या जलसा होता है, तो मोस्टली हमारे पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो जाते हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करने को मिलता है। तो आपकी कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको अपनी लाइफ की याद हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जिस तरह मॉब के दौरान हमारा बहुत सारा जो है इस तरह से हमारा जानी माली नुकसान पुलिस का हुआ है मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में। एक दफ़ा गवादर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था 2022 के एंड में। वहाँ पर वायलेंट मॉब था, उसके अंदर से किसी ने फायर खोल दिया था, तो हमारा एक जवान वहाँ पे बलूचिस्तान पुलिस का शहीद हो गया था। इसी तरह लास्ट ईयर यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस दौरान भी वायलेंट मॉब के उसमें आके हमारे बहुत सारे जवान पुलिस के जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हुए थे, एक शहीद भी हो गया था। तो इस तरह की काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं लोगों ने फेस सही। की लेकिन हुई सर हैं। अब ये इस्लामाबाद को जो है शहर इक़्तिदार को जो है बहुत ही महफूज सिटी माना जाता है और इसका जो चर्चा है वो काफ़ी रहता भी है, लेकिन इस्लामाबाद कचहरी G11 में धमाका होता है, किसकी नेगलेंस थी? देखें जी, उसमें बेसिकली तो वो कचहरी के अंदर धमाका नहीं हुआ, ठीक है ना जी। उसमें नेग्लिजेंस से ज़्यादा ये बेसिकली एक जो कचहरी की जितनी सिक्योरिटी सेटअप लगा है उसकी कामयाबी है। चूँकि अब मेन रोड के ऊपर कचहरी के बाहर ब्लास्ट हुआ है और हुआ भी पुलिस की गाड़ी के बिल्कुल साथ हुआ था। और जो बाद में जो फुटेजेस और जितने एविडेंसेस सामने आए, तो वो जो सुइसाइड बॉम्बर था वो बहुत देर तक वहाँ पे मौजूद रहा, उधर बाहर उस रोड पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, और मोस्ट लाइकली उसकी कोशिश यही थी कि किसी तरह वो अंदर जा सके। टारगेट तो उसका सर तो पता यही नहीं था। चलता, कोई चेकिंग वेकिंग वगैरह नहीं हुई कि वो वहाँ पे वेट भी करता रहा और धमाका भी हो गया? देखें जी, चेकिंग तो वो तभी हो सकती थी अगर वो अंदर एंटर होने की कोशिश करता, तो गेट के ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, गेट पे वॉक थ्रू स्कैनर भी लगा हुआ है और फिज़िकल चेकिंग के लिए भी लोग मौजूद हैं। तो वो बेसिकली तो उस सारे सिक्योरिटी सेटअप की कामयाबी है कि वो अंदर एंटर नहीं हो सका, बिकॉज़ ही न्यू कि वो अब अंदर नहीं जा सकता, उस सिक्योरिटी के जो लेयर लगी है उसको वो ब्रीच नहीं कर सकता। इस वजह से उसने इवेंचुअली
जब उसको ये समझ आ गया कि वो अंदर नहीं जा सकता, तो बाहर फिर जब पुलिस की गाड़ी उसको नज़र आई तो वहाँ उसके साथ उसने उसको ब्लास्ट कर लिया। तो वो बेसिकली जो सिक्योरिटी सेटअप एक जगह की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया, ये उसकी कामयाबी में आता है। सही। लेकिन सर अभी हम ये भी देखते हैं इस्लामाबाद में जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे इस्लामाबाद के जो एरिया थे सेफ़ होते थे, इतना ज़्यादा रश नहीं होता था, उसी एरियाज़ में अब बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। यानी कि इस्लामाबाद अब ऑलमोस्ट कहा जाता है या कराची लाहौर जैसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक हो रही है। तो ट्रैफिक जैमिंग, रोड ब्लॉक से भी इस तरह के केसेस सामने को आते हैं। तो इसके ऊपर बताएं कि पुलिस ऐसे क्या जो है आगे अमल करेगी ताकि ट्रैफिक जैमिंग को कम किया जा सके। हाँ, देखें जी, एक तो अब चूँकि आबादी तेज़ी के साथ बढ़ी है पिछले कई सालों में, इसी तरह गाड़ियाँ बहुत सारी लोगों ने बहुत ज़्यादा परचेज़ कर ली, तो उसके हिसाब से इस्लामाबाद की अदरवाइज़ एक फैलता गया, इस्लामाबाद शहर जो इटसेल्फ है वो बहुत ज़्यादा फैल गया पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। अगर आप पीछे 20 से 25 साल पीछे जाएं तो सिर्फ एक चंद सेक्टर्स तक महदूद था ये शहर, और उसके बाद ये दो काफ़ी मुख्तलिफ जो है साइडों पे जो एक्सपेंड हैं हो इसके गया। आउटस्कर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए और आबादी जो है वो शायद 3 टाइम्स हो गई। इसी तरह गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई, तो रोड नेटवर्क जो इवन देन कंपेयर अगर आप किसी भी बड़े शहर के साथ करें, तो इस्लामाबाद की जो मेन हाईवेज़ हैं, मेन रोड्स हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है और लेन्स की बड़ी पाबंदी की जाती है, लॉज की पाबंदी की जाती है। इस्लामाबाद के लोग खुद बड़े इस मामले में बाशऊर हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं, और उस तरह के बाज़ मसाइल नहीं हैं इस्लामाबाद के, जिस तरह इस्लामाबाद में रक्शे नहीं चल सकते, सही बात है। इसी तरह जानवर जो हैं वो आप उनको नहीं रोड्स के ऊपर उस तरह से छोड़ सकते जैसे कहीं भी किसी रूरल एरिया में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद की खासी ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन इवन देन एट टाइम्स मेन रोड्स के ऊपर प्रॉब्लम ज़रूर आ जाता है रश आवर में इस्लामाबाद के अंदर। तो उसको सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी इन्फोर्समेंट के थ्रू सिर्फ नहीं कर सकती, उसमें रोड इंजीनियरिंग भी मैटर करती है, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ सही अगर बात। आपने देखा हो पिछले चंद माह के अंदर सरीना चौक के ऊपर एक प्रॉपर इंटरचेंज बना, फिर उसके बाद रवाटी क्रॉस के ऊपर बना, फिर आगे आप बाराको की तरफ जो जाते हैं वहाँ पे एक अंडरपास बना, ब्लू एरिया में एक फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया गया। तो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रोड इंजीनियरिंग का जो मैकेनिज़्म है वो इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और मतलब बहुत स्पीड में उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो वो सारा उसका बेसिकली मकसद यही है कि वो रोड इंजीनियरिंग इतनी तेज़ी के साथ इम्प्रूव की जाए कि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो ना रुके और मज़ीद इम्प्रूव करे। तो सही। उस पर्पज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है इन्फोर्समेंट में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सीडीए को एडवाइस करने में कि जी कहाँ पे कौन सी जो है वो रोड इंजीनियरिंग में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो उसमें इस्लामाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो पूरी अपनी कोशिश ज़रूर कर रही है और बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें। तो सर अक्सर ये भी देखा जाता है कि बैरियर लगा दिए जाते हैं, रूट लग जाता है, एक आम शहरी मुतासिर होता है। तो पुलिस कैसे इंश्योर करती है कि सेफ्टी भी देखी जाए लेकिन साथ साथ पब्लिक को भी देखा जाए। देखें जी, इसमें अब जैसे वीवीआईपीज़ की प्रोटेक्शन है, फॉरेन डेलीगेट्स बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में आते हैं, हेड्स ऑफ़ द स्टेट आते हैं, हेड्स ऑफ़ द गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं, तो वो उनको फिर उनकी प्रोटेक्शन जो है वो ब्लू बुक के मुताबिक की जाती है। तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बड़े ख़ासे स्ट्रिक्ट हैं, तो उसके लिए रोड को फिर उसी हिसाब से बंद भी किया जाता है, वहाँ सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी होती है, जो कि इस्लामाबाद पुलिस की ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें ऑब्वियसली फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मेन आर्टरी कोई बंद हो जाए, रश आवर में बंद करना पड़ जाए, तो पब्लिक को खासी ट्रैफिक का रोड होता है। यूज़र्स को जो है वो उसमें इनकन्वीनियंस होती है। तो उसके लिए हम फिर पूरी कोशिश करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो टाइमली एक एडवाइजरी हम जारी करते हैं जिसमें जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं, टाइमिंग्स डिफ़ाइन की जाती हैं कि जी इस टाइम पे आप निकलें या इतना ट्रैफिक टाइमिंग का मार्जिन रख के निकलें। बट ऑब्वियसली अब जो ट्रैफिक का वॉल्यूम जो है वो मेन हाईवे या एक्सप्रेसवे या श्रीनगर हाईवे जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, वो साइड रोड्स या सेक्टर्स के अंदर के रोड नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसको हम मैनेज ज़रूर करते हैं। सही सही। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ अपोलोजाइज हम ज़रूर करते हैं कि सही सही। इनकन्वीनियंस होती है रोड सही। यूज़र्स तो को। सर अब ये सेफ सिटी कैमरास के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे हमारी ऑडियंस को। देखिए जी, सेफ सिटी जो कैमरास हैं उसका तो नुकसान तो ऐसे कोई भी नहीं है, फ़ायदा ही है। और वो अभी सेफ सिटी जो है वो इस वक्त एक एक्सपेंशन फेज़ में है, 35% से ऑलमोस्ट 90+ की तरफ हम लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की कवरेज को। और उसमें जो नए कैमरास लग रहे हैं और नए सॉफ्टवेयर जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें एआई बेस्ड टूल्स भी हैं, फेशियल रिकग्निशन भी है, और भी मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, तो गाड़ियों के हवाले से फ़ीचर्स हैं। तो उसमें ऑब्वियसली उसका फ़ायदा बिल्कुल है।
क्राइम प्रिवेंशन उसमें बहुत बेहतर हो सकेगी, क्राइम डिटेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और स्पीडी ट्रेसिंग होगी केसेस की। कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट होता है तो वो बड़ा स्पीडली, अभी भी हमने रिसेंटली इस करंट ईयर में बहुत सारे केसेस जो हैं वो सेफ सिटी के थ्रू ही विद इन 24 to 48 आवर्स बड़े बड़े मेजर केसेस जो हैं वो यानी कि क्राइम ट्रेस किए हैं। केसेस। तो ऑब्वियसली क्राइम प्रिवेंशन, ट्रैफिक, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें उसमें उससे जो हैं वो बेहतर होंगी। तो जो सेफ सिटी के कैमरा के बेसिकली फेस रिकग्निशन है, क्या ये नादरा के डाटाबेस से मिलती जुलती है, लाइक उनसे हेल्प ली जाती है कि नहीं? बिल्कुल, हम जो है फेशियल रिकग्निशन के लिए जो है वो नादरा की हेल्प लेते हैं। हमारे सेफ सिटी कैमरा में या किसी प्राइवेट कैमरा में बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है, किसी प्राइवेट कैमरा से हमें बड़ा अच्छा एक किसी का कैप्चर आ गया किसी के फेस का, वो नादरा से हम शेयर करते हैं, वो फौरी तौर पे उसको रिकग्नाइज़ करके उसके हमें मैचेस बता देते हैं। इस तरह से हमारी काफ़ी केसेस तो ट्रेस इससे हुए भी अगर हैं। सवाल भी उठते हैं हमारे आम शहरियों के, क्या इससे हमारी प्राइवेसी प्रिवेंशन तो नहीं हो रही है? आ, देखिए जी, प्राइवेसी तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ किसी की हो जाती है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बट अगेन वो इट इज़ ऑल सिक्योर। मतलब जो हमारे पास जितना डेटा है वो सारा कॉन्फिडेंशियल है, वो सिर्फ उसी सूरत में मंजर आम पे लाया जाता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने ब्लास्ट केस का जिक्र किया, या कोई रॉबरी डिक्वाइटी हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो चीज़ है वो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो मंजर आम पे भी हम उसको खुद उस तरह से नहीं लाते। मंजर आम मीन कि हम वो केस का एविडेंस जो है वो कोर्ट में ले जाके पेश करेंगे, या एट टाइम्स मीडिया के सामने ला के बताना पड़े, तो वो सिर्फ उस सूरत में ही एक चीज़ की जाती है। अदरवाइज़ किसी की प्राइवेसी को उस तरह सही से सर, नहीं लेकिन अभी ब्रीच पिछले किया दिनों जाता। सोशल मीडिया में बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी सो सेफ सिटी कैमरास को लेकर ही, कि एक लड़की जस्ट उसने अपनी गाड़ी रोकी है कि टचअप वगैरह कर लो, तो उसकी जो है वो चलान हो जाता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, जबकि पिक्चर के अंदर इटसेल्फ दिख रहा है कि उसने सीट बेल्ट बांधी हुई है। तो क्या ये अगर कोई गाड़ी वैसे ही रोकेगा तब भी हो जाएगा? अब देखिए, वो ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर ही होगा ना बेसिकली, उसमें जब अगर आपने अगर इस तरह मिडल का ऑफ द कोई रोड। मतलब आपके नज़दीक है कि अगर सेफ सिटी कैमरा अगर चलान कर रहा है, तो क्या बस बिला वजह से हो रहा है, कि ये जो वजूहात हम देखते हैं एक आम ऑडियंस की तरफ से जो इस तरह के नहीं, सवाल? बिला वजह तो ऑब्वियसली नहीं होगा। देखें, आपने बेल्ट नहीं पहना, मोबाइल यूज़ कर लिया, या मेन हाईवे के ऊपर जाते हुए मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और आपने बिला वजह गाड़ी साइड पे रोक दी, सही तो अगेन जो जो लॉ की इश्यूज वायलेशन है वगैरह उसके है तो ऊपर ही, वायलेशन के ऊपर ही होगा जो भी एक्शन होगा सही। जी। सर, एक सवाल जो हमेशा आम शहरियों से हम सुनते हैं, और सारे सवाल ही शहरियों के हैं बेसिकली, अक्सर जो है देखा जाता है गाड़ी रुकवा ली जाती है और आईडी कार्ड का जो है मुतालबा होता है, क्या ये लीगल फ्रेमवर्क में आता है? दूसरा, अगर लड़का लड़की कहीं भी साथ देखे जाएँ तो उनसे कहा जाता है निकाहनामा दिखाओ, क्या निकाहनामा का मुतालबा करना सही है? देखें जी, इसमें जो पहला पॉइंट है आपका कि आईडी कार्ड का मुतालबा करना, ऑब्वियसली कहीं पे कोई चेक पॉइंट लगा हुआ है, कोई पुलिस की चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे रोक के आइडेंटिटी किसी की प्रूफ करवाना बिल्कुल दैट इज़ लीगल कि पूछा जाए। और उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, किसी का हम क्रिमिनल डेटा भी चेक कर सकते हैं। पुलिस को, सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस को ही नहीं हो सकता, किसी और प्रोविंस में बंदा वांटेड हो, कहीं पे इश्तिहारी हो, तो वो ऑब्वियसली हमने आईडी कार्ड से ही उसको वेरीफाई करना है। दूसरा सवाल, जो पोर्शन है आपके सवाल का, कि कहीं किसी लड़का लड़की को रोक लिया या किसी कपल को रोक लिया और उनसे कहा कि जी निकाहनामा आप दिखाएं, तो दैट इज़ ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इस तरह की किसी को भी कोई कंप्लेन हो तो वो बिल्कुल पुलिस के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमारे साथ शेयर करें। इसको हम बिल्कुल भी अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनको हम अलाउ नहीं करते, और रादर डिस्करेज करते हैं कि कोई कपल अगर जा रहा है अपनी गाड़ी में बैठा है और किसी की कोई कंप्लेन नहीं है, तो बिला वजह उनसे जो है वो निकाहनामा मांगना, या उनको वो बिल्कुल हरासमेंट में आता है उनके। सही। तो सब ये जो अक्सर पैसे भी मांगे जाते हैं कि आप हमें इतने 20 से 25 हज़ार दे दें तो हम आपको जाने देंगे, अब एक आम शहरी से रिश्वत ले ली गई, तो वो आम शहरी कहाँ जाकर रिपोर्ट करे इस चीज़ के बारे में? देखिए जी, उसके लिए एक हमारा जो है वो कंप्लेंट सेल बना हुआ है, एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच बनी हुई है आईजी ऑफिस के अंदर। उसके अलावा मेरे ऑफिस में भी कंप्लेंट ब्रांच मौजूद है, डीआईजी इस्लामाबाद के ऑफिस में, एसएसपी ऑपरेशंस के ऑफिस में है। तो हमारे ऑफिस में आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एक 1715 एक हेल्पलाइन है, और फीमेल से रिलेटेड भी हमारा डिजिटल वेमेन पुलिस स्टेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो इस किस्म की कोई हरासमेंट की, रिश्वत से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन हो तो हम बिल्कुल वी आर अवेलेबल, और उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नहीं तो सर, कभी आपसे आपको कभी दी गई है रिश्वत? नहीं, ऐसी कोई तो कभी कोई सिचुएशन ऐसा कभी नहीं। केस आपने अपने ही पुलिस के उसमें से किसी एक बंदे को रिश्वत दी गई और आपके सामने हाईलाइट हो गया हो? हाँ, इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हाईलाइट कोई हुए दो हुए तीन हैं। केस हमें भी बता दें सर।
उस तरह से स्पेसिफिक तो बेस्ट सच आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास जितनी इस तरह की कोई कंप्लेंट्स हम्म। आई हैं उस पर बिल्कुल एक्शन हुआ हुआ है। जी जी। सही। तो सर अभी हम अगर बात करना चाहूँ क्राइम रेशियोज़ को लेकर, 2023 में जो है 11,000 तकरीबन इस्लामाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए थे, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो गई हो फिगर, और 2024 के अंदर 8 से 9,000, मतलब देखा जाए तो माइट भी 1,000-2,000 का फ़र्क आया। तो इस साल 2025 में क्या एग्जैक्ट रेशो रहा है क्राइम का? हाँ जी, 2025 में जो 2024 के कंपैरिजन में जो है वो बड़ा एक मेजर डिक्रीज़ आया है। ओवरऑल क्राइम जो है वो तकरीबन 37% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और जो हीनस केसेस हैं, जिसमें मर्डर, रॉबरीज, डिकॉइटीज़, इस तरह के केसेस हैं, हीनस केसेस में जो है वो 69% का डिक्रीज़ है 2025 में इन कंपैरिजन टू 2024। तो फिगर्स के क्राइम रिपोर्टिंग सारी चीज़ों को, इवन 15 की जो कॉल्स आती हैं, उन सारे डेटा को हम अपने पास करके एक कंपैरिजन बिल्कुल बनाया गया, क्योंकि अब ये ईयर एंड है तो उसको बिल्कुल कंपेयर किया गया, तो है बड़ा मेजर डिक्रीज़ आया है इस साल सही। में। जी। लेकिन सर एक सवाल अक्सर जो है शहरियों की तरफ से आता है कि एंड ऑफ मंथ और एंड ऑफ ईयर मोस्टली अपने ही पुलिस में खाते कंप्लीट करने के लिए गैर कानूनी तरीके से जो है गाड़ियों को रुकवाया जाता है, बंद किया जाता है, बाइक को बंद किया जाता है, काम शहरी मुतासिर होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके ऊपर हम कोई इतना ज़्यादा वो नहीं किसी पे भी लोड डालते कि जी गाड़ियाँ बंद कर मोस्टली दें, बाइक वगैरह जो है, मोटरसाइकिल आपके नहीं। कागजात पूरे नहीं हैं। नहीं नहीं, उसके ऊपर कोई ऐसी हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से किसी एंड से इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता कि जी बाइक्स लेके आ जाएं, बंद कर दें। तो अगर किसी का सिंपल ऐसा जो कोई कोई सामना करने हम्म, को पड़ता है कि उसके पास कागजात भी पूरे हों, हर चीज़ है, लेकिन उसे बाइक रुकवा ली गई कि आप थाने में आके रिपोर्ट करें, जबकि हम्म, उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो वो कहाँ पर जाए? क्योंकि अक्सर वो जाता है पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने, एफआईआर करने, तो जो जूनियर लेवल के रैंक के जो वहाँ के लोग हैं, अफसर्स हैं, वो जो है रुकवा देते हैं कि आपने बात नहीं करनी, या फिर कहते हैं कि एसएचओ अवेलेबल नहीं है, इस तरह करके जो इश्यूज पेश करने को मिलते, तो वो कहाँ जाके रिपोर्ट करें? इसमें जो है ना, मतलब किसी का बाइक या गाड़ी किसी की बंद की जाए फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, तो वो उसी सूरत में की जाती है कि या उसके पास डॉक्यूमेंट है नहीं। एट टाइम्स होता है डॉक्यूमेंट होते हैं, बट उनका नज़र आ रहा होता है कि फ़ेक हैं या टेम्पर्ड हैं या बोगस है, या गाड़ी या बाइक में कोई इस तरह का फॉल्ट होता है कि टेम्पर्ड या कट एंड वेल्ड किस्म की चीज़ निकल आती हैं गाड़ियों में जो चोरी की होती हैं। तो वो उस सूरत में ऑब्वियसली वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जो है गाड़ी या बाइक को थाने में ले जाके बिल्कुल बंद किया जाता है। उसकी फर्दर वेरिफिकेशन कराई जाती है, फोरेंसिक कराई जाती है। उस सूरत में ऑब्वियसली उसका भी एक पूरा लीगल प्रोसीजर है। अगर आप बाकी समझते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो दैट इज़ जेन्युइन, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी पेश करते हैं, अपने सारे सबूत देते हैं, तो वो गाड़ी बिल्कुल रिलीज़ कर दी जाती है, मौके पे भी कर दी जाती है। इन केस अगर वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर ले ली गई है और बाद में उसकी वेरिफिकेशन हुई है, तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो जाती है। तो उसके अंदर खैर उसमें ऐसी सिचुएशन में एफआईआर तो ऑब्वियसली वो बंदा नहीं करवा सकता जिसकी गाड़ी या बाइक थी। वो सिर्फ अपनी व्हीकल की जो है वो सुपुर्दारी ले सकता है थ्रू कोर्ट। या खुली कचहरी क्या होती है? खुली कचहरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक को जो है वो मैक्सिमम एक्सेस दिया जाए पुलिस के ऑफिस तक, और उसमें अब वो डिफरेंट फॉर्म्स में रखी जाती है। टाइम्स जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो एसएचओज़ और एसडीपीओज़ एसपीज़ जो हैं वो फ्राइडे को मसाजिद में भी चले जाते हैं। ऐसी बात है, मस्जिद में कई नमाजी आते हैं। एक मस्जिद होती है वो मोहल्ले के लोगों की एक बेसिकली जगह ही होती है जहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ किसी का कोई प्रॉब्लम है, कलेक्टिव प्रॉब्लम है मोहल्ले वालों का, या कोई किसी का इंडिविजुअल कोई इशू है, कोई कंप्लेंट है, तो वो उधर ही मौके के ऊपर वो अपना शेयर कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो बंदा बाद में किसी वक्त थाने जाए या वो सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठे होकर थाने में जाके कंप्लेन करें, तो वो मौके पे कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी फॉर्म इस तरह से है कि अपने ऑफिसेज़ में हम सब ने, सीनियर ऑफिसर्स ने, सब ने अपने अपने ऑफिसेज़ में जनरल पब्लिक को अटेंड करने के लिए कुछ टाइमिंग्स रखे होते हैं, जिसमें कोई भी पब्लिक का बंदा आके अपनी कंप्लेन हमारे पास करा सकता है। फॉर एग्जांपल थाने में आपकी दादरसी नहीं हो रही, थाने में टाइम्स लोगों को होता है कि जी मेरी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, एफआईआर होगी है लेकिन तफ्तीश नहीं हो रही, एफआईआर हो गई है लेकिन बाइक रिकवर नहीं हो रहा, या कोई चोरी हो गई है तो रिकवरी नहीं हो रही, मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे, तो वो सीनियर ऑफिसर्स के पास ही आते हैं। तो वो उसके लिए हमने अपने अपने ऑफिस में, जैसे मैंने अपने ऑफिस में डेली बेसिस पे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जनरल पब्लिक को ज़रूर अटेंड करूँ। तो उसको फिर हम कहते हैं कि जी चलो ये हमारे ऑफिस में खुली कचहरी है, इसमें जब भी जनरल पब्लिक जो भी आना चाहिए, अपनी कंपल्सरी सर फिगर अब नहीं है। मैं आना चाहूँगी सोशल मीडिया केसेस पे, मैं बात करना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया पे केस आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, वो बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन उन केसेस का क्या जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं होते हैं? आ, देखें जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे केस आए वही
टाइमली सॉल्व हो जाता है। अब केस टू केस डिपेंड करता है, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कभी हमने देखा हालिया हम्म, दिनों में जैसे नूर मुकद्दम का केस भी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ, सामिया हिजाब का केस हो गया या सना यूसुफ का केस हो गया और आयत मरियम का, बहुत से केसेस हैं जो सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर हाईलाइट हुए तो विद इन अ मंथ उनका एक अच्छा एक्शन लिया गया। लेकिन वो काफ़ी ऐसे केसेस भी हैं कि लोग मर जाते हैं तो उनका केस उसके बाद जाके कोर्ट में प्रोसीड हो रहा होता नहीं, है। वो असल में बेसिकली अगर उसको मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से उसका बताऊं, अब जैसे आपने जो केसेस कोट किए, सना यूसुफ का केस है, नूर मुकद्दम का केस है, तो वो केसेस सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से टाइमली सॉल्व नहीं हुए हैं, वो अपनी नेचर ऑफ केस की वजह से बेसिकली हुए हैं। हीनस केस था, एक किसी लड़की का मामला था, ब्रूटल मर्डर किया गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, उसके रीजंस थे जो भी अगले ने कमिट किया जिस वजह से, तो वो बेसिकली जो नेचर ऑफ केस है वो भी बड़ी मैटर करती है। तो इसमें बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हुए होते, हमने आके मीडिया पे बताए हैं कि जी, एक जैसे पिछले दिनों एक इसी तरह एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको यहाँ से गाड़ी उसकी बुक करवाई गई और उसको ले जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मर्डर कर दिया, वहीं पे उसको फेंक भी दिया, उसकी गाड़ी भी स्नैच करके ले गए। तो वो तो किसी सोशल मीडिया पे हाईलाइट नहीं हुआ, बट विद इन 24 आवर्स हमने वो भी ट्रेस किया, वो बंदे भी पकड़ लिए, वो गाड़ी भी रिकवर की। जब डेड बॉडी का हमें पता चला, दूसरे ज़िले से जाके डेड बॉडी रिकवर करके लाए, दूसरे ज़िले से बंदे पकड़ के लाए, और फिर मीडिया पे आके हमने खुद बताया, मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो सोशल मीडिया की वजह से वो हुआ है, वो नेचर ऑफ केस पे भी बड़ा डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो बहुत सारे होते हैं केसेस, उनको हम अदरवाइज़ बड़ा सीरियस लेते हैं और उनको उसी तरह स्पीडी उनका जो सही से है सर, वो जो एंड सोशल की मीडिया तरफ पे ले अब जाया केस जाता है। आ जाता है तो मीडिया ट्रायल से क्या पुलिस के मोराल या इन्वेस्टिगेशन में कुछ मुतासिर होती है? जी, ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो डेफिनेटली मुश्किल हो जाती है, चूँकि अब सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें सच ही बिल्कुल है। फैक्चुअल बताई सही जा रही बात हों। है। तो उसमें बहुत सारे एविडेंसेस जो होते हैं वो उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो बात मीडिया पे किसी ने कोट कर दी या किसी बंदे की तस्वीर सामने लगा दी, ज़रूरी नहीं है कि वो वही बंदा हो जिसकी तस्वीर लगाई जा रही हम्म। है। इस तरह की बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। तो जैसे सना यूसुफ के केस में था, अब वो शायद कल्प्रिट की तस्वीर किसी के पास भी नहीं थी, सोशल मीडिया से पकड़ के ऐसे ही किसी ने दो तीन हम्म। बंदों की चला दी जो बेचारों का लेना देना भी नहीं था। तो उन सना पे भी यूसुफ जो को है वो जानते भी बात ऐसे शायद नहीं थे, तो वो हम्म। उनकी तस्वीर चलनी शुरू होगी कि जी ये मुलजिम है। हम्म। तो वो इस तरह की बात चीज़ें हो जाती हैं, बात चीज़ें मिस कोट हो जाती हैं। फिर वही चीज़ जो है वो ड्यूरिंग ट्रायल कोट की जाती है कि देखें जी, टीवी पे तो ये बताया गया था, उस वक्त ये बात की गई थी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो पुलिस ने कोट की है, हम्म। कोई किसी थर्ड पर्सन ने की है, लेकिन वो उसको जो है वो डिफेंस लॉयर उसको डिफरेंट तरीके से वहाँ पे पेश कर देता है। तो ऑब्वियसली उस जो हाईलाइटेड केस होता है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन खासी फैक्ट्स मुश्किल होती है। ढूंढना करना और उसमें पेश करने ऑब्वियसली मसले जो है होते वो हैं। फैक्ट्स, एक तो सही चीज़ सामने लाना, फिर उसको प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके, और फिर कोर्ट के ट्रायल के दौरान जो है वो असल में मसला आता है, चैलेंज वहाँ पे आता है उसका। सही सही। तो सभी सोशल मीडिया के केसेस के हवाले से बात चल रही है। सामिया हिजाब केस हरेसमेंट केस था, वो पिछले दिनों हाईलाइट हुआ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उसको भी बोला, गलत बोला और उस पर बोला कि औरत कार्ड इस्तेमाल किया। ये औरत कार्ड क्या होता है? देखिए जी, ये तो अब हर किसी ने अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी ईजाद की हुई है कि औरत कार्ड था या जो भी था। बात ये है कि जी, एक लड़की है, उसने कंप्लेन की है, उसके साथ अगले बंदे ने कोई ज़्यादती की है, टॉर्चर किया है, मारा पीटा है, तो उस पे कानून का जो भी एक्शन लेगा। एक्शन बनता है वो एक्शन हम्म। होना है। ठीक है ना? अब वो लड़की है तो इस वजह से हम उसको विक्टिम शेमिंग की तरफ ले जाएं और उसको औरत हम्म। कार्ड का नाम दे दें या जो भी कर लें, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज़ करती है कि कि एक लड़की ने एक एक इशू हुआ कंप्लेन है। की थी हम्म। और वो बिल्कुल वैलिड कंप्लेन थी। वीडियो एविडेंस बड़ा क्लियर दिखा रहा था कि उसने उसको मारा पीटा है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाला है, वो डाल के ले गया है। उसके अंदर जितनी भी क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ थी वो उसके ऊपर लगाई गई, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई उस बंदे के ख़िलाफ़ हुई है जो वो डिज़र्व करता था। तो उसमें अब विक्टिम को ब्लेम करना कि मुझे आज तक कभी समझ नहीं सही, आई कि लेकिन क्यों सर ऐसा काफ़ी किया जाता पुलिस है। ऑफिसर भी इसको हाईलाइट करते हैं कि जी लड़की ने गलत किया, वो तो गोल्ड डिगर है, इस तरीके से वो और भी औरों के साथ भी करेगी। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन फिर कैसे पता चलती है कि एक औरत ने बेशक जिस तरीके से भी उससे पैसे लिए या नहीं लिए उसका पर्सनल मैटर था। द प्रॉब्लम इज़ रेस्टोरेंट टू उसने कंप्लेन किया। अब जो बाकी लोग उससे बात करते हैं उसके हवाले से आप कैसे उसको हाईलाइट करेंगे? देखिए जी, कानून की जिस तरह से मैंने ऑलरेडी इस केस के बारे में बताया, अब वो उसके उन दोनों के आपस के कॉन्डक्ट के बारे में या उनका आपस में क्या रिलेशनशिप था दो लोगों के बीच में, वो चीज़ मैटर नहीं करती कानून की।
कार्रवाई के अंदर, ठीक है ना। मैटर ये करता है कि एक कंप्लेनेंट आया या एक लड़की आई है, उसने एक कंप्लेन की है कि जी इस लड़के ने मुझे मारा है। अब मारने के रीज़न के पीछे हमने नहीं जाना, हमने इस पे जाना है कि हाँ जी उसके मारने का इंटेंट था, उसका मोटिव था मारना, और उसने उसको वाकई ही मारा पीटा है। किस लेवल का उसको टॉर्चर किया है, क्या उसको खंजर से मारा है या पिस्टल से उसको शूट कर दिया है, जो भी चीज़ है, तो वो जो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, वो कंप्लेंट की रोशनी में उसके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज होगी और फर्दर उसको कोर्ट देखेगा। अब वो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप था, किस लेवल का था, उसको जज करने का हमारे में से किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, ना उसमें हमें किसी को ऐसी कोई ज़रूरत है। सही मतलब सही दिस कह रहे इज़ हैं, वेरी बिल्कुल ठीक सिंपल बात है। जी। इसी के साथ अक्सर सर जो हम देखते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज़ से गुजरती हुई ख़वातीन है, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ के तहत वो कैसे मदद ले सकती हैं पुलिस से? अगेन उसमें भी देखें, हमने तो लेकिन काफ़ी लोग अब नहीं बात करते कि घर टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इस तरह को देखते हुए कानून क्या कहता है, कौन सी जो है दफ़ा उन पे लगती है, किस तरह से कानून कार्रवाई करता है? देखें जी, उसके अंदर भी अगेन जो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा या रिपोर्ट नहीं कर रही एक खातून डोमेस्टिक अब्यूज़ को, टॉर्चर को, किसी भी लेवल का जो भी उसके ख़िलाफ़ वो हो रही है उसके अगेंस्ट, तो वो एक सोशल प्रेशर या वो सोशल इशू होना एक अलग चीज़ है। पुलिस के पास जब भी कंप्लेन आएगी तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, अदरवाइज़ किसी लड़की का बाजू तोड़ दे, जला दे, कोई और किसी किस्म का उसको नुकसान पहुंचा दे, तो उस पर कानून एग्जिस्ट करता है और वो उसी तरह ऑपरेट करता है, उसी तरह कानून जो है वो अपनी हरकत में आता है। सही तो तो सर। वो सोशल मैटर होना एक अलग उसका वो चीज़ है, बट ऑब्वियसली जो कानूनी कार्रवाई है उसको पुलिस करती है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है, अब तो हमारे पास एक वुमेन पुलिस स्टेशन ऑलरेडी एक सेपरेट ऑपरेट कर रहा है। डिजिटल वुमेन पुलिस स्टेशन एक अलग से लॉन्च कर दिया है हमने। ऑनलाइन कंप्लेन हम ख़वातीन की ले लेते हैं, और उसके अलावा पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स है, वो भी हमने आ रही, उसमें कोशिश यही होती है कि ख़वातीन को और सीनियर सिटीजन्स को हम उसमें ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो सहूलत के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सही ख़वातीन है। के लिए। कानून भी एग्जिस्ट करता तो है। सर क्या पुलिस उनको सिक्योरिटी फ्राहम करती है उन ख़वातीन को? देखिए जी, सिक्योरिटी अगर उसको आप उस पैराए में देख रहे हैं कि हम किसी के ऊपर बिल्कुल गार्ड परमानेंट प्लेस कर देंगे, तो वो तो एट टाइम्स नहीं पॉसिबल होता। वो तो अब हमारे पास कई विक्टिम्स आते हैं, कई केसेस आते हैं, मेल्स को भी उतना ही ख़तरा होता है एट टाइम्स जितना फीमेल्स को होता है। लेकिन किसी के भी क्रिमिनल को पकड़ना, किसी कल्प्रेट को पकड़ना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है जिसको हम पूरा करते हैं। सर मेरा सवाल बेसिकली इस तरह से था कि अगर एक ख़वातीन जो है आपसे कंप्लेन करती हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज़ से वो गुजर रही हैं, उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर के अंदर है, वो कंप्लेन करने के लिए आती हैं और वो आपसे ये मुतालबा करते हैं कि मैंने यहीं रहना है, मुझे नहीं जाना अपने बंदे के पास, तो वहाँ पे क्या उनको सिक्योरिटी फ्राहम दी जाती है या उनको कुछ उनके साथ किस तरह का मुतालबा होता है, क्या कार्रवाई होती है? बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जब वो वापस घर जाएंगी तो वही मारपीट होगी, उनको रोक दिया जाएगा और फिर डर के वो मारे बात नहीं करेंगी। देखिए जी, उसमें तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की सिचुएशन में हम ख़वातीन को फिर कोर्ट में लेके जाते हैं, और वो अगर ये कह दें कि जी मैंने अपने ख़ावंद के साथ नहीं रहना या वहाँ उस घर में नहीं जाना, या एट टाइम्स पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहती लड़कियाँ, तो उनको फिर वो शेल्टर होम्स में कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू फिर उनको भिजवाया जाता है। तो वहाँ तक उनको पहुँचाना हमारी बिल्कुल ज़िम्मेदारी सही होती सही है। सही। तो सर अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग फ्रॉड केसेस से गुजर रहे होते हैं, कोई ज़मीन का, विरासत का, या कभी एक ब्लैकमेलिंग केसेस हम अक्सर काफ़ी देखते हैं। तो अगर कोई आपके पास ऐसा कोई केस आया हो जो ब्लैकमेलिंग से रिलेटेड हो कि उनकी प्राइवेट वीडियोस या पिक्चर्स जो है वो लीक हो चुकी हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो उस पर कानून क्या कार्रवाई करता है? जी, उसमें भी ऑब्वियसली कानून एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बाइफरकेशन पिछले कुछ सालों में सालों हो में हो गई गई है, हैं। जिसके अंदर अब पहले एफआईए के पास चले जाते थे जो ऑनलाइन इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड केसेस थे। फिर फर्दर अब रिसेंटली जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो बना दी गई है। तो बहुत सारी जो इस तरह की केसेस हैं जिसमें सेल फ़ोन का इस्तेमाल हुआ होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ होता है, ब्लैकमेलिंग की गई होती है, किसी के प्राइवेट कंटेंट को वो कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है, तो वो उसको फिर एनसीसीआईए ही अब ज़्यादातर देखता है। जी सही। तो सर वक्त बस बहुत कम है पॉडकास्ट का, तो बस 2-3 सवालात आपसे करूँगी और फिर इंशाल्लाह हमारा पॉडकास्ट भी एंड हो जाएगा। तो सर अक्सर सवालात होते हैं कि और कंप्लेन की जाती हैं कि वाइट कॉलर क्राइम्स को जो है मतलब सॉल्व करने में पुलिस बहुत स्लो है, ऐसा क्यों है? फ्रॉड हो गए, फेक इन्वेस्टमेंट हो गई। उसमें असल में उसके अंदर एक तो उसको हम फौरी तौर पे, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से एक मोटरसाइकिल किसी बंदे का चोरी हो गया या रॉबरी हो गई, रोड स्नैचिंग हो गई, तो वो एफआईआर हम बिल्कुल, मर्डर का केस फौरी तौर पे रजिस्टर हो जाता है। तो जो इस तरह के फ्रॉड से रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम जो होता है उसको हम
एक तो रजिस्टर करने से पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लेनी ज़रूरी होती है। टाइम्स ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि किसी बंदे ने वाकई ही फ्रॉड कमिट किया है नहीं किया, तो वो उसको थोड़ा सा इंक्वायर करके फिर एफआईआर दी जाती है। एट टाइम्स उसमें बहुत सारे लोगों को गलत फंसा दिया जाता है, तो ऐसे किसी शरीफ आदमी को आप किसी एफआईआर में, फेक एफआईआर में फंसा दें, तो इसलिए वो एक तो पुलिस उसको एफआईआर देने से पहले थोड़ा सा एक तस्दीक कर लेती है, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें देख लेती है, बात सुन लेती है बंदे की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शायद थोड़ी सी कदरे स्लो हो, चूँकि उसमें भी हम जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं हमारा फोकस होता है हीनस क्राइम की तरफ ना, कि जी फ़ौरन मोटरसाइकिल गया तो फ़ौरन रिकवर करके सही लाओ, सही मर्डर हो गया तो फ़ौरन बंदा पकड़ के लाओ, हाई प्रोफाइल मर्डर जैसे भी हमने कुछ 3-4 डिस्कस भी किए, तो वो हमारा फोकस शायद वो हीनस क्राइम की तरफ ज़्यादा होता है सीनियर ऑफिसर्स का भी, तो हम भी फिर उसकी पूछगिछ ज़्यादा करते हैं अपने स्टाफ से। और दूसरा जो प्रायोरिटी में हमारा कम पे आता है, हम उसका ज़रा सही। तो सर ये देर से भी पूछते हैं, शायद सवाल इस वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सही। जाती तो है सर ये भी चीज़ें। हम अक्सर देखते हैं कि कहते हैं कि जो हाई प्रोफाइल फिगर्स हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी बेल जल्दी हो जाती है और हम एक आम शहरी, गरीब शहरी मुतासिर हो रहा है। इसमें क्या कानून सबके लिए नहीं है? नहीं, कानून देखें जी सबके लिए बराबर है, और बेल का प्रोसीजर भी एक हर ऑफेंस से रिलेटेड एक बेल का प्रोसीजर होता है। अब जैसे एटीए का केस है या 302 है, मर्डर का केस है या डेकोइटी की हुई है किसी ने, तो बहुत जो हीनस किस्म के केसेस हैं, गैंग रेप है, तो उसमें तो अब जो भी है उसके लिए बेल सिक्योर करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बाज़ जो कम नेचर के केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा सिंपल हो गया या किसी को थ्रेट दे दिया या वैसे कोई छोटी मोटी होगी बात, तो वो उसकी बेल किसी भी बंदे की नेक्स्ट डे ही हो जाती है। बाज़ केसेस में कुछ बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं कुछ, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है कि किसको किस तरह से बेल लेकिन अक्सर मिलेगी और एक कितनी देखा मुश्किल जाए से। अगर वीआईपी से किसी बंदे से कोई मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, कानून भी बैठ गया है, लेकिन वो जो पैसे दे के निगोशिएट किया जाता है, आपको नहीं लगता है कि इंसान का ज़र्फ उससे मुतासिर हो रहा है? देखें जी, पैसे की हद तक जहाँ तक बात है, तो उसके अंदर अगेन चूँकि पाकिस्तान के बहुत सारे लॉज जो हैं वो इस्लामिक इंजेक्शंस के थ्रू वो किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो उसमें फिर किसास और दियत वाली जब बात आ जाती है, तो वो फिर उसके मुताबिक ही वो चीज़ होती है। उसमें भी अगेन लॉ फॉलो होता है, उसमें कोई ऐसा वो सही, नहीं है कोई जी। मसला नहीं सर। हम यहीं पे कवर अप करेंगे। बस आखिरी सवाल है, पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो बहुत ही टफ होती है, तो क्या आप लोग के अदारे में कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या वेलबींग से रिलेटेड सेशन या थेरेपी होती हैं? इस पे पहले तो बहुत ज़्यादा शायद फोकस नहीं रहा, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में जो है ना, सही अब सही। इसके ऊपर फोकस बिल्कुल है। इस्लामाबाद पुलिस का डेफिनेटली है। हम अपने जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको के डिफरेंट सेशंस भी कोशिश करते हैं, हमारा जो पुलिस कॉलेज है उसमें रखवाते हैं, और एक साइकोएनालिसिस भी करवाते हैं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, तो वो भी देखते हैं कि एक बंदा मेंटली जो है किसी एक ख़ास असाइनमेंट के लिए फ़िट है या नहीं है, या किसी उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो वो चीज़ हम बिल्कुल अब कर रहे हैं। पहले की मतलब ऑब्वियसली पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई गई है इस तरफ। बिल्कुल अब सही मेंटल सही। वेलबींग की तरफ फोकस बिल्कुल आ गया है, क्योंकि हमारे सही बात ड्यूटी है। आवर्स बड़े टफ हैं, बहुत और टफ है, फैमिली अदरवाइज भी मुतासिर, पर्सनल लाइफ भी मुतासिर, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो रही थी इंसान की, तो वो उसका एक मेंटल स्ट्रेस ज़रूर आता है। तो वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं इंसान के ऊपर, तो सही। उसको बिल्कुल फोकस करना भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे जो पॉडकास्ट का वक्त है वो यहाँ पे एंड भी हो गया। आपने बहुत ही खूबसूरती से सारे सवाल का जवाब भी दिया है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद के डीआईजी मोहम्मद जवाद तारिक साहब। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगे नए मौजूद और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।